Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 2 of class 11th sociology. Basically we have completed up to here in the first part of the following chapter. I will mention the link of the video in the description box. You may check from there. So let us continue. Status and role पे हम आ गए थे. Status, it is refers to the position an individual occupies in a group. तो स्टेटस क्या होता है? एक व्यक्ति की पोजीशन जो वो एक ग्रुप में या समाज के अंदर कमाता है. ईच स्टेटस है सर्टेन डिफाइंड राइट, और जिसका स्टेटस जितना बढ़िया आप जानते हो समाज में उसे उतनी ज़्यादा इज्जत. और सब उसको पूछेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत कमाता है, ये वो, इसके पास गाड़ी है, घर है, बंगला, इस तरह कहते हैं ना ड्यूटीज़. और जिसका जितना बड़ा स्टेटस ओहदा उतनी ज़्यादा उसकी ड्यूटीज़ भी होती है. ठीक है, जैसे डॉक्टर, मदर, टीचर, ईटीसी, हर किसी का अपना स्टेटस है. स्टेटस इज ऑफ टू टाइप, ascribed status and achieved status. Let us see achieved and ascribed. अब एक बात याद रखना, जो अचीव्ड स्टेटस है वो मेहनत करके कमाया जाता है. एस्क्राइब्ड स्टेटस हमें जन्म से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ रिच पर्सन सो आई विल आल्सो बी रिच. और अचीव्ड स्टेटस में क्या होगा? मैं रिच बना हूँ अपनी मेहनत से. ये अचीव्ड स्टेटस है. So let us first read achieved status. It is achieved by an individual or merit and effort. तो ये जो स्टेटस होता है ये हमें कैसे मिलता है? मेहनत करके, कि उसका लड़का तो बहुत मेहनत करता है, देख इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया. तो जिस पोस्ट पे वो पहुंचा है उसने वो स्टेटस मेहनत से कमाया, एफर्ट से. इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को पाने के लिए, तो और मेहनत करके मैंने इसको पा लिया, बन गया मैं डॉक्टर. तो ये मेरे इंटरेस्ट पे था कि मुझे इसमें जाना था, ये पाना था. तो अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने का तो फिर मैं इसको अचीव करने की कोशिश करूँगा? नहीं करूँगा. तो अगर इंटरेस्ट है तभी इसको अचीव करने की कोशिश की जाती है. इट कैन चेंज क्वालिफिकेशन, इनकम, ईटीसी. अब जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी क्वालिफिकेशन भी चेंज हो जाएगी और इनकम भी चेंज हो जाएगी. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटीज़. एग्जाम्पल क्लास. तो जो जितना बढ़िया स्टेटस अचीव करता है सोसाइटी के अंदर उसको उतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट, लोग उसको अच्छा मानते हैं और उसको प्रिविलेजेस मिलती हैं. जो जितनी ज़्यादा क्या करता है? मेहनत करता है और जितनी ज़्यादा चीज़ों को वो अचीव करता है. अब एस्क्राइब्ड स्टेटस जो जन्म से मिलता है. इट इज़ असाइन्ड टू अस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल, वही रिच वाला, इफ़ आई टुक बर्थ इन अ हाउस ऑफ अ रिच पर्सन आई विल ऑटोमेटिकली बी रिच. बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, पेरेंट्स स्टेटस, कि देख उसके मम्मी पापा तो वो ऑफिसर है, बोलते नहीं ऐसे, या इसके मम्मी पापा तो सरकारी टीचर है, या फिर ये कहते हैं कि इसके मम्मी पापा तो भाई आईपीएस ऑफिसर है. तो एस्क्राइब्ड स्टेटस. अ पर्सन डज नॉट चूज दिस स्टेटस. अब फॉर एग्जांपल, मैं एक रिच के घर में पैदा हुआ, तो मैं पैदा हुआ तो मीन्स ये मैंने नहीं चुना, गॉड ने मुझे वहाँ भेजा, मैं वहाँ पैदा हुआ. पर इसमें मेरा चॉइस मैटर नहीं करता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज. और जो जन्म से मिल गया उसको बदला नहीं जा सकता. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़. एग्जाम्पल कास्ट. जनरली आई विल बी कंसिडर्ड विच कास्ट मेंबर टू होम माई पेरेंट्स बिलोंग. अगर मेरे पेरेंट्स इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जब मैं जन्म लूँगा आई विल आल्सो बिलोंग टू दिस कास्ट. ओके, तो इसमें मेरी चॉइस नहीं मैटर करती. अगर इसी तरह उन्हें इनहेरिटेंस हेरिटेजियल वे में मिला है, उनके पेरेंट्स जिस कास्ट के थे, मतलब मेरे दादा दादी, तो उनसे वो कास्ट का स्टेटस इन्हें ट्रांसफ़र हुआ, इनसे मुझे. तो दिस इज़ एस्क्राइब्ड. सो इन दिस चॉइस और प्रेफरेंसेस डज नॉट मैटर्स. मल्टीपल स्टेटस एंड स्टेटस प्रोग्रेशन. अब एक व्यक्ति के मल्टीपल स्टेटस हो सकते हैं, जैसे आई एम अ टीचर इन अ स्कूल, so this is my one status.
Along with that, I am also father. This is my second status. Along with that, I am brother. This is my third status. Along with that कि मैं सोसाइटी के किसी ग्रुप का मेंबर हूँ, दिस दैट विल बी माई फोर्थ स्टेटस। तो एक व्यक्ति के कई सारे स्टेटस हो सकते हैं। इन अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी सच एज अवर्स, जैसे हमारी है सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, एन इंडिविजुअल में ऑक्यूपाई मल्टीपल स्टेटस, जैसे आई एम अ टीचर, आल्सो अ ब्रदर टू माई सिबलिंग्स, तो आई हैव टू स्टेटस। इंडिविजुअल्स आल्सो एक्वायर डिफरेंट स्टेटस एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ, और व्यक्ति को अलग अलग स्टेटस अलग अलग स्टेज में मिलते हैं। जैसे एक सन है, वो फ्यूचर में फादर बनता है, फिर ग्रैंड फादर बनता है, ठीक है ना, या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर बनता है। तो ये स्टेटस उसको उम्र बीतने से मिला है, अर्ली मतलब लाइफ के अलग अलग स्टेज पे मिला है। स्टेटस एंड प्रेस्टीज। अब अगर बढ़िया स्टेटस है तो आप जानते हो सोसाइटी में लोग कैसे ट्रीट करेंगे, बहुत बढ़िया है इस तरह कहेंगे, बहुत अच्छा इंसान है इस तरह, तो प्रेस्टीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर स्टेटस बेकार है तो प्रेस्टीज भी चली जाएगी। इज्जत समझ लो, प्रेस्टीज को इज्जत। स्टेटस एंड प्रेस्टीज आर इंटरकनेक्टेड, दोनों जुड़ी हुई हैं। एवरी स्टेटस इज अकॉर्डेड सर्टेन राइट्स एंड वैल्यूज़, और जो भी हम स्टेटस अपनाते हैं, जो भी हम पार्ट बनते हैं सोसाइटी में या घर में या कहीं पे भी किसी भी प्रोफेशन में, तो कुछ अधिकार भी मिलते हैं और कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं। वैल्यूज़ आर अटैच्ड टू द सोशल पोजीशन रेदर देन टू द पर्सन हु ऑक्युपाइज इट और टू हिज हर परफॉर्मेंस और टू हिज हर एक्शंस। तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, सोशल पोजीशन से जुड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसा एनजीओ चला रहा हूँ जो सोसाइटी के लिए काम कर रही है, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो अब जो वैल्यूज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं उससे, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैटर नहीं करती, पर वो वैल्यूज़ सोसाइटी ने उससे इमोशनल वैल्यूज़ जोड़ ली है। तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जब हम किसी चीज़ से सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, किसी संस्था का, तो कुछ वैल्यूज़ हमसे जुड़ जाती हैं। द काइंड ऑफ वैल्यू अटैच्ड टू द स्टेटस और टू द ऑफिस इज कॉल्ड प्रेस्टीज। अब जो वैल्यूज़ हमसे जुड़ेंगी वही मेरी प्रेस्टीज है, मतलब कि लोग मेरे से ये आशाएं रखते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए सेवा करूं, लोग चाहते हैं कि मैं उनकी देखभाल करूं, उनकी प्रॉब्लम को निवारण करूं। तो रोल एंड रोल प्लेइंग। अ रोल इज़ द डायनेमिक, हम हर स्थिति में अलग अलग बिहेव करते हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट है स्टेटस का। People perform their role according to social expectations associated with the status that he or she occupies. For example, I hold a position in a society. अब सिविल पोस्ट है फॉर एग्जांपल, तो जो भी व्यक्ति आएगा अपने काम लेके, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी मेरे से अलग होंगी, ठीक है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस लेकर आएगा, तो मेरे को हर किसी के लिए अलग अलग रोल प्ले करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने ये ऑफिसर का बताया, तो जितने लोग उसके पास आएंगे हर किसी के लिए इस ऑफिसर का रोल क्या होगा, अलग होगा। दिस इज रेफर्ड टू एज रोल टेकिंग। दस रोल्स आर प्लेड इन अकॉर्डेंस विद हाउ हर बिहेवियर विल बी सीन एंड जज बाय अदर। और देखिए दूसरे किस तरह हमें ट्रीट करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रोल। जैसे अगर सोसाइटी हमें पॉजिटिव वे में ले रही है, या जो भी इंडिविजुअल हमारे से काम करने के लिए, अपने काम अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आया है, निवारण करवाने आया है, तो हर व्यक्ति के लिए रोल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसे जज कर रही है चीज़ों को। अब रोल कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। व्हेन देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी among roles corresponding to multiple statuses, it is referred to as role conflict. It occurs when contrary expectations arise from two or more roles to be performed. ये इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल। अब ये एक व्यक्ति है जो मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, ही इज स्ट्रिक्ट, और साथ में ये एक टीचर भी हैं, टीच करते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को। तो अब
इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अलग अलग हैं, और इस व्यक्ति को दो रोल निभाने हैं। एक तो ये पुलिसमैन का रोल निभाना है और एक इस टीचर का। तो कई बार वो ये कहना चाह रहा है कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि रोल कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। जैसे पुलिसमैन है तो मीन टू से कि स्ट्रॉन्ग होंगे या उस तरह से चीज़ें होंगी, एंगर भी हो सकता है थोड़ा बहुत। अब टीचर के प्रोफेशन में तो ये सब नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ एंटर हो जाती है, रोल कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में कुछ टीचर होते हैं जो थोड़ा सा तेज़ बोल देते हैं या डांट देते हैं। वो आपको क्यों डांट रहे हैं? मैं भी गलती की आपने, दो ऑप्शन थे समझाने के और डांटने के, डांटा क्यों? क्योंकि क्या पता उनका कोई दूसरा रोल जो वो प्ले कर रहे हैं उसमें इसी तरह की ज़रूरत हो, या वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि वहाँ से वो रोल लाए और इधर उसको पुटअप कर दिया। तो अब डाटा इधर, वो चीज़ किधर से आई थी? दूसरे रोल से जो वो प्ले कर रहे थे। कन्फ्लिक्ट अराइज। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द वेरियस मीन्स। तो जनरली सोशल कंट्रोल क्या होता है? वो तरीके जिनसे समाज में, जैसे एक ये पर्सन है, ये बहुत गलत काम कर रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सारी प्रॉब्लम्स ये सोसाइटी को दे रहा है। तो अब इस व्यक्ति की वजह से सोसाइटी के राइट्स क्या हो रहे हैं? एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इस व्यक्ति को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना, तभी तो इसको बोलते हैं सोशल कंट्रोल। अब इस व्यक्ति को दो तरीक़ों से कंट्रोल किया जाएगा, या तो फॉर्मल तरीका, भाई कानून के हवाले करो, एफआईआर करो इसकी, या जो भी। इनफॉर्मल तरीके में इसको समझाएंगे, ओ भाई ऐसे ना किया कर, ये गलत बात है, तू लोगों को परेशान कर रहा है, ये वो। दिस इज़ इनफॉर्मल। तो सोशल कंट्रोल समझ आया, जो व्यक्ति गलत राह पे निकल गए उन्हें सही राह पे लाना ज़रूरी है। और सोसाइटी में आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ सोशल कंट्रोल किया जाता है उनको। इट इज़ द सोशल प्रोसेस, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ इसमें यूज की जाती है कि कैसे इस आदमी को सही राह पे लाएं। जैसे आपके टीचर्स भी होंगे, कई बार कुछ बच्चे नहीं मान रहे हैं बातों को, तो उन्हें मोटिवेट करके या जो दूसरे तरीके हैं सोशली कंट्रोल करते हैं। टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज बाय विच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप आर रेगुलेटेड। कैसे हम इसके बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं और इस व्यक्ति को सही राह पे ला सकते हैं। इट कैन बी द यूज ऑफ फोर्स। तो अब या तो बल का उपयोग किया जाए, ये है, ठीक है, ये व्यक्ति सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है अपने एक्शंस की वजह से। अब या तो एक तरीका है कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, फॉर्मली इनफॉर्मली होगा, या तो इसके साथ बल का उपयोग किया जाए, ठीक है, मतलब सब इसको मारें। फॉर एग्जांपल ये एक थीफ है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सोसाइटी को जब मान लो ये चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? पीटते हैं। हालांकि लोगों को हाथ में लेना गलत है, पर पहला तरीका क्या अपनाते? फोर्सफुली उसको समझाएंगे। टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और एनफोर्समेंट ऑफ वैल्यूज़, या फिर इसको ज़बरदस्ती समझाएंगे कि अगर तूने अगली बार ये किया तो तेरे को बहुत सज़ा मिलेगा, इस तरह से। तो ये दूसरा तरीका है। इन द इंडिविजुअल टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। और ऐसा क्यों किया गया? क्यों इन दोनों सोसाइटी ने इसको समझाने की कोशिश करी? ताकि ये जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ना, ये वो ना कर सके और सोसाइटी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट ना करे। तो अब कंट्रोल दो तरीक़ों से होगा लोगों के ऊपर। पहला फॉर्मल समझ लें, वही जिसमें कानून, पुलिस स्टेशन, वो सब। या तो एक तो तरीका वो है, इसको ले जाके पुलिस स्टेशन में इसको मतलब कि इसका एफआईआर या जो भी प्रोसेस है। व्हेन द कोडिफाइड सिस्टमेटिक एंड अदर फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड, इट इज़ नोन एज फॉर्मल। जो गवर्नमेंट के नियम कानून यूज किए जाएंगे इस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज़ फॉर्मल। देयर आर एजेंसीज, मैकेनिज्म है और पूरी एजेंसीज बनी हुई है। जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है कानून बनाने के लिए, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी एक्ट है, वो सब चीज़ें हैं। वो किस लिए बनाई गई हैं? ताकि जो व्यक्ति सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सके? फॉर्मली। अब इनफॉर्मल तरीके समझ लें। इनफॉर्मल भी आपने लाइफ में बहुत बार देखे होंगे, कुछ लोगों के साथ सोसाइटी करते हुए है ना ट्रीट, इनफॉर्मल तरीका अपनाती है। जैसे
इन एवरी सोसाइटी देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। तो दूसरा कौन सा है? इनफॉर्मल। अब यही इनफॉर्मल तरीका समझ लीजिए, ये व्यक्ति थीफ है और ये चोरी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी के अदर मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और पीट देते हैं सब। दिस इज इनफॉर्मल वे। सो एंड इट इज़ आल्सो रॉन्ग। इनफॉर्मल तरीके नहीं अपनाए जा सकते जनरली, जो क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। तो पर सोसाइटी कई बार अपनाती है और आपने देखा भी होगा। इन एवरी सोसाइटी हो गया। इट इज़ पर्सनल, अनऑफिशियल एंड अनकोडिफाइड। अभी इनको कहा है किसी ने इनको पीटने के लिए? ना। या इनको लॉ ने कहा है इनको इसको पीट, इसने चोरी की? नहीं ना, ये अपनी मर्जी से उसको पीट रहे हैं। तो पर्सनल, अनऑफिशियल है, या ऑफिशियली नोटिस निकला कि कोई चोर मिले और उसको पकड़ लो और पीट दो? नहीं। और अनकोडिफाइड, ये कोई नियम नहीं है कि आपको कोई चोर मिला और उसको पीटने लग जाए, ऐसा नहीं कर सकते। दे इंक्लूड स्माइल्स, मेकिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉन्स, क्रिटिसिज्म। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जनरली फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जा रहा है और उसने उस ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो उसको अच्छे लग रहे हैं। आर्टिकल 21 फ्रीडम टू चूज़ है, 34 आज़ादी में से एक है। अब उसको तो वो अच्छे लग रहे हैं, पर दूसरे उसको देख के फेस बना रहे हैं और ये कह रहे हैं ये क्या पहन रखा है तूने, ये तो बहुत बुरे लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इन बैकवर्ड एरियाज गर्ल चाइल्ड वियर्स जीन्स और लाइक दैट, और शी लिव्स विदाउट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, तो लोग उसको क्या करते हैं, अनइक्वली ट्रीट करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। तो भाषा से, भाषा आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है वो कुछ गलत करता है तो दूसरे व्यक्ति जो है उसको एब्यूज़ करने लगते हैं, तो ये इनफॉर्मल तरीका है कंट्रोल का। फ्रॉन्स, कुछ बुरा भला कहने लगते हैं। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करते हैं, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो गलत है, ये वो बोलते हैं, तू सोसाइटी को परेशान कर रहा है बस तेरा, इस तरह से बोलने लगते हैं, ये भी इनफॉर्मल तरीका है। रिडिकुलस लाफ्टर, या फिर उस पर हंसते हैं, हाँ तेरे से ये गलती हो गई, तू तो बस ये गलतियों के लिए बना है, ये वो, तो हंस भी देते हैं लोग। इनफॉर्मल तरीके हैं सब। देयर कैन बी ग्रेट वेरिएशन इन देयर यूज़ विद इन द सेम सोसाइटी। अब हर समाज, एक ही समाज के अंदर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वे में इनको यूज़ करता है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। इन डे टू डे लाइफ देयर आर क्वाइट इफेक्टिव हाउएवर, और रोज़ाना तो आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इनफॉर्मली, चाहे घर से ही देख लीजिए, पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर जो स्कूल में आपके साथ जो पढ़ते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग हमें कंट्रोल करने, इनफॉर्मली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर इन सम केसेस इनफॉर्मल मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल में नॉट बी एडिक्वेट इन एनफोर्सिंग कन्फर्मिटी और ओबीडेंस। पर कुछ केस ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें इनफॉर्मल वे में फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जिस व्यक्ति को कंट्रोल किया जा रहा है उसका? तो सोशल कंट्रोल कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इस मान लो आदमी को कंट्रोल किया जा रहा था, अब ये आदमी अगर समझ जाए, ये व्यक्ति समझ जाए तो पॉजिटिव तरीका बढ़िया बात है। नेगेटिव तरीका क्या हो, मान लो ये लोग इसको समझा रहे हैं और ये इन्हीं को ही मारने लग जाए, इन्हीं से लड़ने लग जाए, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। अ सैंक्शंस इज मेड ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट इज मेड ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट दैट एनफोर्स सोशली एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर। तो जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जैसे टीचर्स कई बार छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरह ना करो, और अगर आपने अगली बार ऐसा नहीं किया तो फिर मैं आपको ये चीज़ दिलाऊंगा, या ये टॉफ़ी दूंगा, या ये चॉकलेट। तो दिस इज़ पॉजिटिव रिवार्ड। और नेगेटिव रिवार्ड कि अगली बार अगर ऐसी गलती करी तो पिटाई होगी या डांट पड़ेगी, दिस विल बी नेगेटिव रिवार्ड। तो ये दोनों इनफॉर्मल हैं और इसको कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? ताकि ये सोशली ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे। मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज़ कैन बी रिवार्डेड फॉर गुड एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, और अगर जो अच्छे लोग हैं सोसाइटी में अच्छा बिहेव करेंगे उनको सोसाइटी अप्रिशिएट भी करती है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव सेक्शंस आर आल्सो यूज टू एनफोर्स रूल्स एंड टू रिस्ट्रेन डेविएंस। कई बार क्या होता है, दूसरे तरीके भी अपनाए जाते हैं, जो लोग नहीं मानते बातों को और फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते ही रहते हैं बार बार। तो डेविएंस, अब डेविएंस समझ लेते हैं क्या क्या है। Deviance refers to the modes of action which do not conform to the norm and values
बाय मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी। तो डेविएंस क्या होते हैं, वो तरीके जो अपनाए जाते हैं पर सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज से जुड़े भी नहीं है, पर फिर भी वो तरीके अपनाए जाते हैं। What is regarded as deviant is a widely variable as the norms and values that distinguish different culture and subcultures। जो अलग अलग और ये बात याद रखना, इनफॉर्मल तरीके भी हर उसमें कल्चर में अलग अलग हैं, ठीक है ना, डिफरेंट है। लाइकवाइज आइडिया ऑफ डेविएंस आर चैलेंज्ड एंड चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। और तरीके क्या होते हैं, जैसे जैसे कल्चर अपग्रेड हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, ये तरीके भी अपग्रेड होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन चूजिंग टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, मे बी कंसिडर डेविएंट एट वन टाइम एंड बी अपलाउडेड एट अनदर टाइम इवन इन द सेम सोसाइटी। जैसे आपने वो दंगल मूवी देखी होगी, उसमें जब वो कोशिश करती हैं एक रेसलर बनने की, तो सोसाइटी कहती है ना, रिटेलिएट करती है कि कहाँ इनसे तू कुश्ती लड़वा रहा है, ये वो। आमिर खान जी उस मूवी में एक्टर हैं, वो तो उनको बोलती है सोसाइटी। पर जब वो बन जाती है और मेडल जीत के आती हैं, तो आपने देखा होगा सभी उनका गांव के लोग स्वागत कर रहे होते हैं। तो यही चीज़, अगर वो एस्ट्रोनॉट बनने जा रही है तो सब उसको बोलेंगे हाँ ये बनेगी, इस तरह उसको कहेंगे। पर अगर बन जाती है उसी वक्त, तो वो ही सेम सोसाइटी फिर उसको अपलाउड करेगी, दूसरे समय पे उसकी तारीफ करेगी कि देख इसने कितना नाम किया, ये वो। दीज आर द डेविएंट। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी की बुक में, मैंने बस आपको एक ब्रॉड व्यू में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इन फ्यूचर अगर आप सिविल सर्विसेज या इन सब स्टेट सर्विस कमीशन जो है उनके मेंस के एग्ज़ाम लिखते हैं, तो दीज ब्रॉड व्यूज़ विल हेल्प यू टू राइट अ बेटर आंसर और द बेस्ट आंसर विच विल हेल्प यू टू गो फर्दर स्टेप्स। सो स्टूडेंट्स, टेक ऑल द पॉइंट्स इन अ पॉजिटिव मैनर। और फिर भी अगर कोई भावना हर्ट हुई है आपकी तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश के लिए अच्छा कीजिए, सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिए और इस समाज को अच्छा बनाइए। और सब्जेक्ट भी हमारा समाजशास्त्र है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, आप प्लेलिस्ट में से उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।